नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की सभी छात्राओं का स्वागत है। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो ध्वनियों का वर्गीकरण है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो अंतःविज्ञान है ध्वनि विज्ञान, उसमें ध्वनियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, खंड नहीं होते हैं। वही ध्वनि जब मुख से एक उच्चारण होता है, एक झटके में होता है, तो उसको हम अक्षर कहते हैं। और जब उन ध्वनियों को लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसको हम लिपि कह देते हैं, उनको वर्ण भी कहते हैं। तो हिंदी भाषा जो कि हमारा विषय है, उसमें ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, आज इस वीडियो में हम इसे के बारे में चर्चा करेंगे। ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रयास बहुत प्राचीन काल से होता आया है। पतंजलि ने महाभाष्य में प्रयास किया ध्वनियों का वर्गीकरण करने का। और मुख्य रूप से जब ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया, यानी कि पतंजलि ने तो स्वर और व्यंजन के रूप में इनका वर्गीकरण किया, स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी ने ध्वनियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और अंतस्थ। 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया। इसके अलावा हम ध्वनियों के उन्हीं ध्वनियों के विभिन्न वर्ग भी करते हैं, श्वास के आधार पर भी, प्रियतन के आधार पर भी, उच्चारण स्थान के आधार पर भी और घोषीकरण के आधार पर भी विभिन्न विभाजन उसके अंतर्गत हमें मिलते हैं। मोटे रूप से जब हम बात करें सबसे पहले स्वर ध्वनियों की, तो जो स्वर ध्वनि होती हैं उसमें वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठ कर के निर्बाध रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकलती है, कहीं पर भी घर्षण नहीं होता है, कहीं पर भी बाधा नहीं पहुंचती है, ऐसी ध्वनियों को हम स्वर ध्वनि कहते हैं। सामान्य बोलचाल में कहें तो स्वर किसी अव्यक्त ध्वनि को कहते हैं। आचार्य पाणिनि ने लिखा है कि स्वर स्वयं सुशोभित होते हैं और व्यंजन उसके पीछे चलते हैं। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार स्वर वे सघोष ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास नलिका से आती हुई वायु बिना किसी रुकावट के निकल जाती है, निर्बाध रूप से निकल जाती है, कहीं बाधित नहीं होती है। स्वर के उच्चारण में मुख में न तो किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है और न ही किसी प्रकार का संकोच जिससे घर्षण उत्पन्न हो। हिंदी में जो स्वर ध्वनियाँ हैं वो ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर ध्वनियाँ हैं। इनको स्वर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों की बात करें तो व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय श्वास की वायु कहीं न कहीं बाधित होकर के बाहर आती है, यानी कि टकराती हुई आती है, घर्षण करती हुई आती है, यानी कि निर्बाध रूप से वायु श्वसन यंत्र से निकल करके मुख से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि कहीं न कहीं जिह्वा से, ओष्ठ से, दंत से, तालु से, कंठ से कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है। और अवरुद्ध होने के बाद जो ध्वनि निकलती है उसको हम स्वर ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण है स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियाँ स्थानीकृत होती हैं, यानी कि स्थान के आधार पर उच्चारण होता है, तालु से, जिह्वा से, दंते से, तो इसका विभाजन भी उसी प्रकार का है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्थान विशेष पर वायु अवरुद्ध होती है। हिंदी व्यंजनों के स्थान के आधार पर जब हम उनके वर्गीकरण की बात करें तो पहला जो वर्ग है वो कंठ है, यानी कि वायु कंठ से अवरुद्ध होकर के निकलती है। दूसरा तालव्य, यानी कि जिह्वा वो तालु से टकराती है, वायु वहाँ पर अवरुद्ध होती है, तो च वर्ग है वो तालव्य वर्ग है। मूर्धन्य, मूर्धा से टकराती है जिह्वा, और इस वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहते हैं, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अण, ड़ और श इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दंत्य वर्ग, यानी कि हमारी जो जिह्वा है वो धातु से टकराती है और टकराने के बाद उच्चारण होता है जिन ध्वनियों का, उनको हम दंत्य ध्वनियाँ कहते हैं, जिसमें त, थ,
थे, द, ध, न। वर्तस से यानी कि जिनको हम मसूड़े बोलते हैं उनसे टकराती है और वहाँ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो वर्तस से होती हैं, जिसमें स, ज, र, ल, ओष्ठे, प, फ, ब, भ, मैं, ओठों को बंद करने पे ये ध्वनियाँ निकलती हैं। दंत्योष्टे दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से व और फ, और स्वर तंत्रीय यानी कि है, काकल्य ने भी बोलते हैं इसको। इसके बाद भोलानाथ तिवारी ने एक यानी कि अंतस्थ, इसको अर्थ स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ ध्वनि का अभिप्राय उन ध्वनियों से है जो अपनी प्रकृति में स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ हैं, अर्थात इनको भोलानाथ तिवारी ने अर्थ स्वर भी कहा है। संस्कृत व्याकरण में यण यानी कि ये रे ले वे को अंतस्थ कहा गया जाता है। जब एक स्वर के बाद ही उससे अधिक स्फुट स्वर आता है तो पहला स्वर अति ह्रस्व उच्चारित होता है, और ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती स्वर को अंतस्थ स्वर कहते हैं। उनका वर्गीकरण स्वर और व्यंजन के मध्य किया जाता है। अंतस्थ ध्वनियाँ वे हैं जिनमें जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करने के लिए समीप पहुंचती है पर स्पर्श नहीं कर पाती है। इस वजह से वायु अवरुद्ध होती भी है और पूर्ण रूप से हो भी नहीं पाती है। इसलिए स्वर और व्यंजन के मध्य की जो ध्वनियाँ उनको अंतस्थ ध्वनियाँ कही जाती हैं, जिनको अर्थ स्वर भी कहा जाता है। ये ध्वनियाँ हैं ये, रे, ले, व। अगर हम स्वरों के वर्गीकरण की ओर भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर उनकी हम बात करें तो स्थान के आधार पे वर्गीकरण इनका होता है। स्थान के आधार पे वर्गीकरण की करें तो कंठ स्वर है, ए है, तालव्य हर्ष ई है, मूर्धन्य री है, दंते लृ है। हालांकि लृ और ध्वनियाँ आजकल प्रचलन में नहीं है, संस्कृत में प्रचलन में थी। ओष्ठे ऊ है, अनुनासिक अ है, कंठ तालव्य ए और आई है, कंठोष्टे कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के उच्चारण जिनका होता है ओ और औ है, और दंत्योष्ठे दांत और ओष्ठ दोनों के सम्मिलित से वह है। इसे अर्थ स्वर भी कहा जाता है। दूसरा, प्रयत्न के आधार पर जब हम बात करें यानी कि जिह्वा के भागों की दृष्टि से, हमारी जिह्वा जहाँ मुख के अंतर्गत, क्योंकि जिह्वा का बड़ा अहम योगदान होता है ध्वनियों के उच्चारण में, ये जो जिह्वा है वो अपना व्यवहार जब मुख में करती है तो उसके आधार पे कौन कौन से जो वर्गीकृत किए जाते हैं स्वर। अग्र स्वर यानी कि जिह्वे का अगला जो भाग है उसका प्रयोग, उसके प्रयोग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं, जिसमें ई, ए, आई। मध्य स्वर ए होता है, और पस स्वर पीछे के बाद ऊ, ओ, औ होता है। इसी प्रकार से जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से कि हमारी जो जिह्वा है उसकी ऊंचाई कितनी ऊपर उठती है और कितनी नीचे गिरती है, उसके आधार पे विवर्त का मतलब मुख्य विवर पूरा खुला हुआ, जीभ निश्चेष्ट पड़ी हुई यानी कि चुपचाप पड़ी हुई, इसका कोई योगदान जैसे आ, इसमें कहीं पर भी जिह्वा हिलती भी दिखाई नहीं देती। अर्ध विवृत यानी कि आधा खुला हुआ मुख, जिह्वा एक तिहाई उठती है, आई, औ थोड़ी सी उठती है। और अर्ध संवृत यानी कि मुख विवर सकरा होता है, जिसमें जीभ दो तिहाई उठी हुई होती है, ए और ओ। इसी प्रकार से संवृत होता है, उसमें मुख विवर अत्यंत ही सकरा हो जाता है और जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है। इसके बाद ओष्ठों की आकृति की दृष्टि से हमारे ओष्ठ जो होते हैं उनकी आकृति के आधार पे, जैसे वृत्ताकार वृत्तमुखी स्वर ऊ, ओ, औ, ओठों का आकार है वो वृत्ताकार हो जाता है। अवृत्ताकार ई, ए, आई। उदासीन ए, जिसमें ओष्ठ कोई किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करते। बल अथवा मात्रा की दृष्टि से उच्चारण में लगने वाले बल या समय को मात्रा कहते हैं।
अगर किसी के ध्वनि के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो दीर्घ मात्रा होती है, और अगर उच्चारण में कम समय लगता है तो ह्रस्व मात्रा होती है, जिसको हम छोटी और बड़ी कहते हैं। जैसे ह्रस्व जो स्वर है ये महत्वपूर्ण है कि ह्रस्व स्वर हैं वो ए, छोटी ई और छोटा ऊ, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। दीर्घ है वो आ, बड़ी ई और उ, और प्लुत स्वर है वो ओ, यानी कि ओ है। स्वर यंत्र तंत्रियों की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें, स्वर तंत्रियाँ जहाँ झनकृत होती, तंत्रियाँ मतलब झनकृत होती है, उसमें घोष और अघोष होते हैं, जिसमें घोष स्वर, हिंदी के सभी स्वर घोष होते हैं। ये याद रखने वाली बात है, बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि हिंदी के स्वर कैसे होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो स्वर हैं वो घोष होते हैं, क्योंकि निश्वास को बाहर निकलते समय स्वर यंत्रियों से घर्षण करना पड़ता है। अघोष स्वर की बात करें तो ई, उ, ए, इनमें स्वर तंत्रियों में घर्षण कम होता है। ये कुछ से अघोष की श्रेणी में आ जाते हैं। कोमल तालु और अली जिव्या की स्थिति के अनुसार, जैसे मौखिक ए, आ, ए है, अनुनासिक ओ, ए है, पूर्ण अनुनासिक ओ, ए है, इस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। अब बात करते हैं हम व्यंजन ध्वनियों की। व्यंजन वर्गीकरण का जो है वो सबसे पहला स्वर यंत्रमुखी। इन ध्वनियों में स्वर यंत्र मुख का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है तथा विसर्ग दोनों इस प्रकार के। काकल या अलिजिह्वी, काकल और अलिजिह्वी से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को काकल्य ध्वनियाँ कहा जाता है, जैसे क, ख, ग। कंठ है क, ख, ग, घ। तालव्य जिसकी हमने चर्चा कर ली थी। बात हम करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के कारण वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन, कैसे मैतक का जो वर्ग होता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, 25 व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी, मुख द्वार को बंद करके बोलते समय हवा स्थानों पर कुछ रगड़ती चलती है, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अनुनासिक, मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका का विवर भी खुलता है, जो पंचमाक्षर होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। लुंठित, जिसमें जीभ की नोक मसूड़े पर आती है पर वहाँ 2-3 बार जल्दी जल्दी श्वास को रोक करके छोड़ देती है, र उस श्रेणी में आता है। उत्क्षिप्त, यानी कि जिह्वा की नोक उलटकर झटके के साथ तालु को छूकर हट जाती है, दूर हटती है, ड और ढ की स्थिति उसके अंतर्गत आती है। अर्धस्वर, जो कि जिसमें मुख द्वार संकरा रहता है परंतु इतना भी नहीं कि श्वास निकलने में घर्षण हो, ये और वह उसके अंतर्गत आते हैं। बाह्य प्रयत्न की अगर बात करें हम तो अघोष और घोष स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे से अलग रहती हैं तथा निश्वास से उनमें कंपन भी बहुत कम होता है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, जो पहली और दूसरी, प्रथम और द्वितीय ध्वनियाँ हैं तथा श, श, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स अघोष ध्वनियाँ हैं, यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, द, ध और फ, यानी कि ये याद रखना प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी, साथ में ही तीनों श, मूर्धन्य स, तालव्य स और दंत्य स, ये अघोष ध्वनियाँ हैं। घोष ध्वनियों में जिनमें स्वर तंत्रियाँ परस्पर नज़दीक आती हैं तथा उनमें कंपन होता है, प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी जो ध्वनियाँ हैं वो घोष ध्वनियाँ हैं। जैसे क वर्ग की ग, घ, अड़, च वर्ग की ज, झ, झ, यानी कि प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी। इसके अलावा श्वास के आधार पे कि वायु, अलप्राण और महाप्राण, उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा न्यून होती है, उसे अलप्राण ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि होती है वो अलप्राण होती है, जिसमें हम देख सकते हैं प्रथम वर्ग की क, ग और अड़,
महाप्राण उच्चारण में निश्वास का अधिक प्रयोग होता है, अधिक वायु लगती है, उसको महाप्राण कहते हैं, जैसे कि नाम से ही है। तो प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनियाँ होती हैं वो महाप्राण होती हैं। इसके अलावा विवार, संवार, श्वास, नाद आदि विभिन्न प्रकार के प्रयत्न होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें ये देखना है कि स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, अंतस्थ, अलप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ऊष्मीकरण, इनके बारे में हमें जानना है। तीसरा, जो स वर्ग के 3 स हैं उनके बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये स है तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत्य स। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।